Good morning, friend. Today is the 9th December. We will discuss here an editorial from the Hindu. और आज का एडिटोरियल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। एडिटोरियल का टाइटल है एन आइसी वार्निंग, बर्फीली चेतावनी। अब ये बर्फीली चेतावनी क्या है? देखो, यहाँ अगर मैं आईसी की बात करूँ, वैसे तो ये आपका नाउन है, नाउन तो ये भी, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, आईसी वैसे आइस होता है नाउन। और मैं आपको ग्रामर का रूल बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये आइस है क्या। आइस यहाँ पे जो आया है वो ग्लेशियर के लिए आया हुआ है। मैं लिख देता हूँ, किसके लिए आया हुआ है? ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर वाली वार्निंग। अब ये है क्या, जैसे ग्लेशियर जिस रेट से पिघल रहे हैं उस हिसाब से जो खतरा है ना वो बढ़ता जा रहा है, फ्लड का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो हमें जो आईसी वार्निंग है उसे किस कैटेगरी में रखना चाहिए, ये देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। थ्रेट्स मतलब धमकी या खतरा फ्रॉम ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर से खतरे हैं, शुड बी इन सेम, वो होने चाहिए। यहाँ से देखिए, इन सेम रिस्क कैटेगरी, यानी कि एक जैसी जो रिस्क है ना उसमें होने चाहिए। जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा खतरा होता है ना, उसी में ही ग्लेशियर की जो थ्रेट है या ग्लेशियर की धमकी है या ग्लेशियर का जो खतरा है वो उन्हीं कैटेगरी में होना चाहिए जो कि साइक्लोन्स एंड क्वेक्स, मतलब भूकंप वगैरह आते हैं। भूकंप को हम खतरा मानते हैं, साइक्लोन को हम खतरा मानते हैं, तो फिर ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उनको खतरा क्यों नहीं मान रहे? साइंटिस्ट का या एडिटोरियल का कहने का मतलब ये है कि ग्लेशियर का भी खतरा उतना ही है जैसा कि साइक्लोन और क्वेक का है। क्वेक मतलब भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक। क्लियर हो गया? टाइटल सब टाइटल एकदम क्लियर हो गए होंगे। और जितने भी जो हाईलाइट वर्ड है ना, 8 से 10 होंगे लगभग, मैंने सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको करना क्या, अच्छे से समझने की कोशिश करना है, नोट कर लेना है ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ पाएँ। ये रही पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो देखना चाहते हो तो इंस्टा पे चले जाओ, जिसका भी लिंक नीचे मिलने वाला है आपको। क्लियर? डरना नहीं है, बस करना है। अब देखिए पहला वर्ड क्या है, क्वैक। क्वैक का मतलब थरथराहट होता है, कांपना होता है, ट्रेमर जिसको बोलते हैं, पलपिटेट जिसको बोलते हैं, ध्यान देंगे, पलपिटेट। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। अर्थक्वेक करो तो समझ में आएगा, क्वैक करो तो समझ में नहीं आएगा, है ना? यही है ना, तो ध्यान रखना, अभी समझ में आ जाएगा। क्लियर? और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक तो कर ही देना यार, इतना तो चलता है। और शेयर कर देना दोस्तों को अपने, जितना पॉसिबल हो पाए। ठीक है, दूसरा वर्ड है इवोकेटिवली। क्या है? इवोकेटिवली। देखिए, इवोकेटिवली का मतलब है याद ताज़ा करने वाला, यानी कि जो आपको याद दिलाए, रिमेंबर कराए, मेमोरीज को मतलब लेके आए आपके अंदर, वो ये इवोक से बना हुआ है ये शब्द। ठीक है, किससे बना हुआ है? इवोक। ये ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ये ओ है। ठीक है, किससे बना हुआ? इवोक से, जिसका मतलब क्या होता है? कॉल करना, पुकारना, याद करना। ठीक है, ये सारे मीनिंग होते हैं। तो इवोकेटिवली उसी से ही बना हुआ है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो इसके क्या हो जाएगा? रेमिनिसेंट बोल सकते हो आप। सर्विंग टू ब्रिंग टू माइंड, यानी कि कुछ इस तरह से सर्व करना कि आपको माइंड में आ जाए वो चीज़। ठीक है, ध्यान आ जाए, सिंपल सी बात हम कहें तो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर कंटेन्स द फ्रोजन पार्ट्स ऑफ प्लैनेट, मतलब प्लैनेट जो हमारा ग्रह जो है उसमें कुछ हिस्से हैं ना जमे हुए हैं। क्या हुए हैं? जमे हुए, बर्फ़ की तरह। तो उन्हीं को हम बोलेंगे क्रायोस्फीयर, यानी बर्फ़ जहाँ जमे हुए उसको क्रायोस्फीयर बोलेंगे। आउटबर्स्ट का मतलब गुस्से से होता है, प्रकोप बोल सकते हो, अ सडन वायलेंट डिस्टर्बेंस बोल सकते हो आप। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी मैं आपको। फ्यूरी, प्रकोप, सेम सिनोनिम है, ये कोई दिक्कत नहीं, प्रकोप बोल सकते हो। और फीलिंग ऑफ इंटेंस एंगर, तो यहाँ भी लिख सकते हो आ फीलिंग ऑफ इंटेंस एंगर। क्लियर? ब्रिंगो एक फ्रेजल वर्ब है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टू मेक अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर, किसी को क्या चीज़ कराए? समझाए, स्पष्ट कर दे, किसी भी चीज़ क्लैरिटी लेके आए। ठीक है, वो ब्रिंग होम होता है। बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। कैटेस्ट्रॉफी बहुत ही अच्छा है,
दुर्घटना, तबाही कई बार पूछा गया है। कैलेमिटी भी, कैटाक्लिज्म, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको ये वाले वर्ड तो, ठीक है, तो ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा वर्ड है। विसिनिटी, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, ज़्यादातर यूज होता है। इसका मतलब होता है एकदम निकट, यानी कि आस पड़ोस, सराउंडिंग्स या सराउंडिंग, नियर बाई, रीजन, लोकेलिटी आप बोल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़न होता है, संविदा करना, श्रिंक या शॉर्टेन, क्या होता है, श्रिंक या शॉर्टेन, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। 9 वर्ड थे, 9 में से अगर आपको, मैं मान के चल रहा हूँ 9 में से अगर 6 भी याद है ना तो ठीक है, बैलेंस चल रहा है। थोड़ी थोड़ी तैयारी और करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना इसको, ये ज़रूर पढ़ लेना, PDF ले लेना, ताकि आप इसे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। ये पूरी की पूरी PDF क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं हम PYQ पर। 2023 का जो मेंस का पेपर होता है CPU का, वो करा रहा हूँ मैं। पहला वर्ड है, इसमें सिनोनिम फाइंड करना है। इसको हम बोलेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेनास, पेनास करके। और इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है बहुत ही ठाट बाट होते हैं ना, बढ़िया, जिसको हम कह सकते हैं ठाट बाट बोल दो, बढ़िया बोल दो, ठीक है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान रखना, क्या लगा हटा दो, क्लियर है। ठाट बाट है, बढ़िया है, और एकदम जो देखने में सुहावना हो वो चीज़। पेनास का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, रोमांस का मतलब तो रोमांस जानते हो, इसमें कोई बताने वाली नहीं। अरोगेंट का मतलब जिद्दी टाइप का पर्सन कोई होता है ना, और गुस्सा करे इस टाइप से, वो वाला होता है। क्लमसी मतलब एक अनाड़ी व्यक्ति, जो मतलब जिसको परफेक्शन ना हो जिसके अंदर, ठीक है, लैक ऑफ परफेक्शन हो। फ्लैम्बोयेंस का मतलब होता है दिखावटी रूप से, जिसको हम बोल सकते हैं शोई बोल सकते हैं, ठीक है, या शोईनेस बोल सकते हैं, ठीक है, जो दिखावटी हो। इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या बोल सकते हैं, और फ्लोरिडिटी बोल सकते हैं, फ्लोरिडिटी, ठीक है, फ्लोरिडिटी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। आराम से पढ़ा रहा हूँ, जस्ट चिल एकदम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक सिनोनिम। अच्छा, सिनोनिम फाइंड करना है बिटरनेस का। बिटरनेस का मतलब कड़वा होता है, बुरा होता है ना, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, द बिटरनेस ही हैज़ हार्वर्ड इज नॉट गुड। जो उसने बिटरनेस प्राप्त की है वो सही नहीं है। दिस इज या दिस विल हार्म हिम, ये करेगी क्या, उसको नुकसान करेगी, इसी सेंस में होगा। स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है। हैंगर का मतलब लटकाना, ठीक है। या फिर इसको एक और होता है हैंगर, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, उसको जो बोलते हैं, वो वाला है, ठीक है। ये वो वाला हैंगर है, ध्यान रखना, क्लियर। और नॉर्मली जो हम बोलते हैं ना अटकाने वाले, जैसे मान लीजिए, चलो मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हैंगर होता है ये वाला, तो जैसे कि कपड़े वपड़े हम टांग देते हैं ऐसे करके, तो ये वाला वो वाला हैंगर हो गया। जे एरोप्लेन का, जहाज जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। कुल मिलाकर के यहाँ तो अप्रोप्रिएट है नहीं। डेंजर का मतलब खतरा, या रैंकर, रैंकर का मतलब द्वेष होता है, बुरी भावना, बिटरनेस कह सकते हैं, ठीक है। इल फीलिंग या इल विल, इल विल, ठीक है। तो देखिए कि बिटरनेस ही हैज हार्वर्ड इज नॉट गुड, दिस रैंकर विल हार्म हिम, उसको ये रैंकर क्या करेगा, हार्म करेगा, नुकसान करेगा, ठीक है। क्लियर होगा। यहाँ पे करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देख लेते हैं कौन सा। स्लीपर्स का मतलब फिसलना होता है, ठीक है। प्ले कार्ड, ये तो गलत ही है, प्ले कार्ड तो ये वाला होता है। एक मिनट दोबारा लिखता हूँ, प्ले CARD। प्ले कार्ड का मतलब विज्ञापन वगैरह देते हैं, ऐड वगैरह, है ना, वो वाला। बैनर का मतलब ये बैनर छपता है, ठीक है, पता है सबको। और मॉन्यूमेंट का मतलब इमारतें वगैरह होती है ना, जैसे ताजमहल है हमारा, रेड फोर्ट है, ये सब, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, चलो जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। इफ़ यू वांट टू पास द हर्डल, अगर आप कठिनाई को पास करना चाहते हैं, यू शुड डू व्हाट योर मेंटर, मेंटर मतलब टीचर से जो आपका टीचर कहते हैं उसे आपको ध्यान देना चाहिए। लिसन ऑनेस्टली या पुट फोकस
या पे ईयर्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ज़बरदस्ती बना दिया है। पे अटेंशन होता है, सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है पे अटेंशन। आपके जो टीचर्स हैं बोल रहे हैं, कोच है, उनको सुनिए आप, ठीक है, अगर आप हर्डल को पार करना चाहते हैं। आगे वाला सेंटेंस है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। ध्यान रखना क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज करना। क्या होता है, इंक्रीज करना। मैन्युफैक्चरर कैन एम्पलीफाई द डिमांड, डिमांड मतलब बढ़ा सकते हैं, ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एडवर्टाइजिंग वाइडली। एडवर्टाइज करके क्या कर सकते हैं, वाइडली मतलब बड़े पैमाने पे एडवर्टाइज करेंगे, इश्तेहार लगाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना, ये देखिए। अच्छा, तो एनलार्ज का मतलब ही इंक्रीज होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। रिड्यूस का मतलब घटाना होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, तो ये बढ़ने के सेंस में। ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज करने की सेंस में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर, ठीक है। एंटोनिम फाइंड करना है इसलिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक। होमोनिम देखना है, होमोनिम। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल द ब्लैंक। अच्छा, इसमें सारे एक जैसे वर्ड दे रखे हैं अब साउंड में लगभग, तो यहाँ पे देखना है क्या भरा जाएगा। देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़िए। द जर्मन सबमरीन डैश वर नॉट अवेयर। अवेयर का मतलब किसी चीज़ का नॉलेज होना, ठीक है। अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन आती है। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द शिप, शिप की उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, किनको, क्रू मैन को होनी चाहिए, तो क्रू यही है, और तो कोई है नहीं। क्रू मैन बोल सकते हो आप। क्रू उनका मतलब जो कर्मी होते हैं, दल होते हैं ना, उनको बोलते हैं। अब बात आती है ये वाला क्रूज क्या है। क्रूज जी गश्त लगाते हैं ना समुद्र के अंदर, जैसे आप यहाँ पे तो पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, नॉर्मली रोड पर उसे पेट्रोलिंग बोलते हैं, और इसको क्रूज बोलते हैं। रात में पानी पे गश्त लगाना वो क्रूज कहलाता है। अब बात आती है ये क्या है, क्रश। क्रश का मतलब होता है जैसे नी से लेकर के, मैं दोबारा लिखता हूँ स्पष्ट रूप से, ये देखिए, नी से लेकर के फुट तक बिल्कुल, हाँ, ये क्या कहलाएगा, आपका क्रश कहलाएगा। ये जो घुटने से लेकर नीचे तक का एरिया होता है ना, वो आपका क्रश कहलाता है। अब बात आती है क्रूज। क्रूज का मतलब क्या होता है, जैसे शीशी होती है ना छोटी छोटी, जिसमें हम कुछ पानी बोतल रख देते हैं, पानी बोतल तो बड़ी हो जाएगी, दवाई आती है, दवाई की शीशी आती हैं, है ना, तो उसमें कुछ लिक्विड ही होता है, तो लिक्विड जिसमें रखा जाता है छोटी छोटी बोतलों में, या स्मॉल जार लिख सकता हूँ मैं। स्मॉल जार जो होता है ना, उसके अंदर जो भी चीज़ रखते हैं तो वो शीशी कहलाती है, उसी को हम क्रूज कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। ये कैसा लगा सेशन, ठीक है, मुझे बताएं। अच्छा, इसका आंसर और देख लें क्या है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट आंसर होगा इसका। तो ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, अगर हेल्पफुल है तो कितना हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ मेरे को बताएं। अगर आपने मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए नई नई चीज़ें ला पाऊँगा ऐसे। बस आपको बताना मुझे कि आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या, एन आईसी वार्निंग, एकदम ठंडी ठंडी चिलचिलाहटी क्या है, वार्निंग, चेतावनी। कैसी, थ्रेट, धमकी जो है फ्रॉम ग्लेशियर शुड बी इन द सेम रिस्क कैटेगरी। सेम रिस्क कैटेगरी में होना चाहिए ग्लेशियर की धमकी या खतरा, जैसे कि साइक्लोन का खतरा होता है, उसी कैटेगरी में ग्लेशियर का भी होना चाहिए। जैसे क्वैक मतलब पृथ्वी थरथराती है ना, अर्थक्वेक आता है, भूकंप का खतरा जो होता है, वैसे ही ग्लेशियर का खतरा भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल। जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अगर देखूँ शुड बी इन, ठीक है, शुड जब भी आता है मोडाल है, ठीक है, यानी कि इसके साथ हमेशा बी बनाती है, और चाहिए के सेंस में आता है ये। छोटा सा सेंटेंस, प्यारा सा सेंटेंस, समझने की कोशिश करना। फ्यू बोरोमीटर, बोरोमीटर क्या होता है, जो दाब को नापते हैं। मेजर, मेजर मतलब नापना। अब बोरोमीटर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मेजर किया हुआ है, प्लूरल वर्ब है और प्लूरल ही सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब लिखा हुआ है, अच्छा ये क्यों है, क्योंकि आपके साथ फ्यू आया है, इनके साथ क्या आया है, फ्यू, और फ्यू के साथ हमेशा ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है और प्लूरल को शो करता है, ठीक है। फ्यू बैरोमीटर्स मेजर द क्लाइमेट क्राइसिस, मेजर कुछ ही नाप सकते हैं बोरोमीटर, जो क्लाइमेट के, है ना, क्लाइमेट के जो क्राइसिस है ना उनको नाप सकते हैं। एज एवोकेटिवली, एवोकेटिवली का मतलब क्या होता है, याद दिलाने वाला, याद, ठीक है, याद दिला सकते हैं। एज द स्टेट ऑफ ग्लेशियर, कि ये
स्थिति कैसी है, ग्लेशियर की स्थिति कैसी है, एंड की कंपोनेंट ऑफ द क्रायोस्फीयर, और ये ग्लेशियर ही क्या है, की कंपोनेंट है क्रायोस्फीयर के, क्योंकि अगर ग्लेशियर नहीं होगा तो क्रायोस्फीयर नहीं होगा, क्योंकि क्रायोस्फीयर है ठीक है, वो क्रायोस्फीयर तभी है जब ग्लेशियर है, ठीक है। तो ग्लेशियर क्या हो गया, की कंपोनेंट हो गया, और हमेशा ये ग्लेशियर के क्या हो रहा है, पिघलते जा रहा है। आप देखना क्या क्या होता है, आपको एग्जैक्टली स्थिति पता चलेगी। और हो क्यों रहा है, हमारे तुम्हारी वजह से हो रहा है, हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे इन चीज़ों का, बस अपने काम से काम, अपनी मस्ती से मस्ती ध्यान रखते हैं बस, और कुछ करते ही नहीं है। यहाँ से देखिए दूसरा सेंटेंस, द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मीटेरोलॉजिकल यानी कि WMO लिख लो, ठीक है। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान, ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, ठीक है, संस्था, रिसेंट रिपोर्ट, उनकी जो रिसेंट रिपोर्ट थी क्या थी, द ग्लोबल क्लाइमेट 2011-20, अगर रिपोर्ट का क्या नाम था या टाइटल था, वो ग्लोबल क्लाइमेट 2011-20 गिव्स, ये रिपोर्ट हमें देती है अ ब्रॉड व्यू, एक बड़े पैमाने पर हमें एक व्यू देती है ऑफ द प्लैनेट्स रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कि जो प्लैनेट का रिस्पॉन्स कैसा है, ग्रीन हाउस गैस जितनी भी इमिशन हो रही है ना, उत्सर्जन हो रही है, उसके प्रति प्लैनेट का क्या रिस्पॉन्स है, वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, तो ग्लेशियर पिघलाता है, सीधी सीधी बात है। अगला सेंटेंस देखिए, इन द सेक्शन ऑन द स्टेट ऑफ द ग्लेशियर हेल्थ, अगर हम ग्लेशियर हेल्थ के बारे में बात करें इस सेक्शन में, इट पॉइंट्स, ये हमें बताता है, पॉइंट आउट डेट, ये हमें बताता है कि ऑन एवरेज देखें, द वर्ल्ड ग्लेशियर, दुनिया की जो ग्लेशियर्स हैं, थिनिंग मतलब थिंड मतलब पतले हो गए, बाय द अप्रॉक्सीमेटली लगभग आ मीटर, या पतले हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे देखिए पतले हो जाते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग आ मीटर अ ईयर, 1 मीटर एक साल में, 1 मीटर एक साल में ग्लेशियर की जो प्लेट है वो पतली हो रही है। कब से हो रही है, फ्रॉम 2011 से लेकर के 2020 के बीच में ये रेट था ग्लेशियर का पिघलने का, क्या था रेट, कितना, 1 साल में 1 मीटर, 1 मीटर मतलब लगभग 3.5 फीट। आप सोचिए कितनी तेज़ी से पानी पिघल रहा है, यानी ग्लेशियर का, ग्लेशियर पिघलेगी ना अब तबाही आएगी, ठीक है। ये आंकड़े किसके हैं, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट क्या थी, द ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है, क्या था, ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से लेकर 20 तक, ठीक है, उसका एक ब्रॉड व्यू दिया था उन्होंने। अच्छा यहाँ तक हो गया सेंटेंस, अब मैं सेंटेंस ये ले लेता हूँ, व्हेन कंपेयर्ड अक्रॉस डिकेड्स, अगर हम पुराने कोई डिकेड की बात करें, उनके पिछले दशक की बात करें, उनसे कंपेयर करें, ठीक है, व्हेन वी कंपेयर्ड, हमने जब कंपेयर की, देयर इज सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएबिलिटी, वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ऐसे जिसमें चेंजेस है, बदलाव है, वेरिएबिलिटी है, ठीक है, बट ओवरऑल पैटर्न रिमेन्स दैट ग्लेशियर्स इन दैट ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर बिकमिंग स्मॉलर, कि हम देखें कि सब ओवरऑल पैटर्न देखें, यानी कि मोटे मोटे तौर पे देखें, जो ग्लेशियर के जो जितने भी रीजन में, क्षेत्र में ग्लेशियर है दुनिया के, आर बिकम स्मॉलर, वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हालांकि कहीं ज़्यादा पिघल रहे हैं, कहीं कम पिघल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो जो ग्लेशियर का पैटर्न है या रहने वाला है, वो लगभग कैसा है, ग्लेशियर उसमें कम होते जा रहे हैं, या फिर कैसे हम ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, इनफैक्ट वास्तव में, सम ऑफ द रेफरेंस ग्लेशियर्स, की ग्लेशियर्स के जो रेफरेंस हैं, संदर्भ है कुछ, वो देखें कैसे, बीच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ग्लेशियर्स के लिए आया है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइए, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या बोला है कि कुछ जो ग्लेशियर्स हैं आर यूज टू मेक लॉन्ग टर्म असेसमेंट ऑफ ग्लेशियर्स, कि उनका असेसमेंट किया जा रहा है, आकलन लिए जा रहे हैं, उसके डेटा लिया जा रहा है ग्लेशियर हेल्थ का, हैव, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट ध्यान रखना, ये वाला, ये है ना, सम ऑफ द रेफरेंस ग्लेशियर्स, अब ये प्लूरल है तो प्लूरल लगा दिया इन्होंने, रेफरेंस ग्लेशियर्स ऑलरेडी मेल्टेड अवे, कि जो रेफरेंस ले रहे थे वो पिघल गए, एज द नर्सिंग विंटर स्नो इज कम्प्लीटली मेल्टिंग अवे ड्यूरिंग द समर, जैसे सर्दियों में क्या होता है विंटर के टाइम में कि वो नर्श हो जाता है, यानी थोड़ी सी ग्लेशियर जम जाते हैं, पानी जम जाता है, लेकिन जैसे जैसे समर आती है ड्यूरिंग द समर मेल्ट अवे, फिर से वो क्या है मेल्टिंग अवे हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं धीरे धीरे।
कहने का मतलब ये है जब गर्मी आएंगी तो पिघलेंगे, क्योंकि एक तो टेम्परेचर वैसे भी बढ़ चुका है, ठीक है। तो जाहिर सी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो गर्मियों में तो वैसे भी पिघलेंगे, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ऊपर से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्लेशियर तो पिघलेंगे ही। आगे देखिए, इन अफ्रीका ग्लेशियर्स ऑन द रेवेंजोरी माउंटेन, रेवेंजोरी माउंटेन की बात करें अफ्रीका के अंदर जो है, एंड माउंट केनिया की बात करें, आर प्रोजेक्टेड टू डिसअपियर बाय 2030। इनका जो अनुमान है, ठीक है, ये गायब होने वाले हैं। अनुमान क्या, किस चीज़ का गायब होने का, 2030 तक ये क्या होने वाले हैं, गायब हो जाएंगे। रेवेंजोरी माउंटेन के ग्लेशियर्स और माउंट कीनिया के जो ग्लेशियर्स हैं वो लगभग 2030 तक गायब हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू अनुमान, ठीक है। एंड दोज ऑन किलिमंजारो बाय 2040। किलिमंजारो अगर हम बात करें किलिमंजारो के उस ग्लेशियर की 2040 तक वो भी गायब हो जाएंगे। जिस हिसाब से इनका पिघलने का रेट है, मेल्टिंग रेट जो है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या रहे हैं, उनके आकलन है साइंटिस्ट के, तब तक क्या हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। किलिमंजारो केनिया की बात करूँ 2030 तक, किलिमंजारो की बात करूँ 2040 तक, ये क्या हो जाएंगे, सब पिघल जाएंगे। आगे देखिए, द रिपोर्ट पॉइंट्स द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रो ग्लेशियर लेक एंड लाइकलीहुड ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यहाँ से देखिए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इतना ये देखिए, इसको उन्होंने GLOF बोला, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कहना क्या चाहते हैं। द रिपोर्ट जो हमें बताती है, ठीक है, पॉइंट्स मतलब बताने से है, रैपिड ग्रोथ, रैपिड मतलब तेज़ी से जो ग्रोथ बढ़ रही है किसकी, प्रो ग्लेशियर लेक की जो स्पीड है ना वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लाइकलीहुड, संभवतः, ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जो ग्लेशियर लेक है ना वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये जो ग्लेशियर हैं जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं ना उस हिसाब से, ग्लेशियर का मतलब यहाँ पे लेक से है, ठीक है, लेक जितने हिसाब से बढ़ रहे हैं उनका फ्लड आना तय है। फ्लड का मतलब बाढ़, ठीक है, क्या आना, बाढ़ आना तय है। क्यों, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इधर पानी बढ़ रहा है लेक में, तो लेक ही क्या हो जाएंगी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाएंगी, क्योंकि लेक जो है वो पानी बढ़ जाएगा तो फिर फ्लड आएगा। पोजिंग एडिशनल, ये पोज करते हैं, ठीक है, खतरा इकोसिस्टम के लिए एंड लाइवलीहुड, जीवन के लिए, सिंपल सी हम बोल सकते हैं हम, ठीक है। लाइवलीहुड का मतलब है जीवन, आजीविका जिसको बोलते हैं, उसके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि लेक जैसे कि ग्लेशियर पिघलेंगे तो लेक बढ़ेंगी, ज़्यादा पानी यहाँ पे आ जाएगा ग्लेशियर की वजह से, तो ये बाढ़ का कारण बन सकती हैं, जिससे कि हमारी लाइवलीहुड जो है या फिर हमारे आजीविका जितनी भी होती है, चाहे खेती संबंधित हो, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर, समझ में आ गया इतना बड़ा सेंस। अच्छा, अब क्या है, यही खतरा मिलने वाला है ग्लेशियर पिघलने से। रिपोर्ट्स सिग्नल्ड आउट, रिपोर्ट ने हमें बताया या इशारा दिया, हाउ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर मेल्ट कंट्रीब्यूट टू वन ऑफ द डिकेड्स वर्स्ट फ्लड डिजास्टर, द उत्तराखंड फ्लड ऑफ जून 2013, कि जैसे रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बताती हैं, सिग्नल देती हैं, इशारा देती हैं कि वाटर फ्रॉम ग्लेशियर, पिघला हुआ पानी कंट्रीब्यूट होता है किसकी तरफ, जैसे वन ऑफ द डिकेड्स, एक डिकेड्स पहले हुई थी क्या, बर्स्ट, बहुत ख़राब स्थिति होना, बर्स्ट का मतलब, ठीक है, फ्लड डिजास्टर। देखो आपको मैं बता दूं, एक बैड होता है पॉजिटिव डिग्री, WORST बर्स्ट होता है आपकी सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, और WORST बर्स्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे बुरा, यानी कि 10 पहले सबसे बुरा जो कंडीशन हुई थी फ्लड की, डिजास्टर जो हुआ था, ठीक है, वो उत्तराखंड फ्लड में, उत्तराखंड जो फ्लड आई थी 2013 में जून के महीने में वहाँ हुआ था, यानी जून के महीने में 2013 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वो इसी कारण आई थी, क्योंकि वहाँ की ग्लेशियर पिघली, और ग्लेशियर पिघली तो लेक में पानी आया, लेक फैल गई चारों तरफ, और जब लेक चारों तरफ फैल गई तो बाढ़ आ गई, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक और सबसे बुरी स्थिति हुई थी 2013 में बाढ़ की वजह से। आपने देखा था मंदिर वगैरह सब डूब गए, लोग, बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है। तो इवन कहने का मतलब ये है, अगर ये पिघलते रहे तो यही स्थिति रहेगी। आगे देखें आप, द फ्यूरी ऑफ GLO ग्लेशियर लेक, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है, इवेंट वॉज ब्रॉट होम, ये हमें याद दिलाता है या समझाता है
या समझाया, क्यों 2013 की बात थी तो पुरानी हो गई। तो फ्यूरी मतलब गुस्सा या प्रकोप, किसका है, ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, क्या जो गुस्सा था या प्रकोप था उसने हमें ये, इस इवेंट ने हमें ये दिला दिया या समझा दिया दिस ईयर बाय द डिस्ट्रक्शन, कि कितना नुकसान हो सकता है, कि कितना नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ऑफ द चुंग चुंगनथम चुंगनथम डैम इन सिक्किम दिस ईयर, सिक्किम में जो चुंगनथम डैम पर, ठीक है, एक तरह से पानी आ गया, डिस्ट्रक्शन हुआ, इस इवेंट ने हमें ये समझाया। आफ्टर द साउथ लोनैक लेक फ्लड, किसके बाद, साउथ लोनैक जो फ्लड आया था लेक की वजह से, ठीक है, उसने भी, फ्रॉम अ मेल्टिंग ग्लेशियर, क्यों आया था, क्योंकि लेक में मेल्ट हो रहे थे ग्लेशियर, तो पानी बढ़ा तो वहाँ पे फ्लड आ गया। ट्रिगरिंग का मतलब शुरू हुआ, कैटास्ट्रॉफी डाउन स्ट्रीम, इससे क्या हुआ, कैटास्ट्रॉफी विध्वंसकारी, डाउन स्ट्रीम नीचे पानी आने लगा और एक तरीके से फ्लड आ गया और बहुत ही खतरनाक तरीके से नुकसान हुआ। ये हमें ये इवेंट क्या कर रहे हैं, याद ही दिला रहे हैं ये वाले इवेंट, और इसे हम प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो करें, कार्बन एमिशन को कम करें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो शायद ऐसा ना हो। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, अर्लियर दिस ईयर, इस साल के पहले देखें, एक सेपरेट रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, यानी कि इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के बारे में आई थी इंटरनेशनल सेंटर से। फाउंड, ये पाया गया कि द डिसअपीयरेंस मतलब गायब होना, ऑफ ग्लेशियर्स का गायब होना, इन हिंदू कुश हिमालय के अंदर, कहाँ पर, हिंदू कुश हिमालय के अंदर, वॉज 65% फास्टर, ये तेज है, 65% तेज हो चुका है इन 2010 देन द प्रीवियस डिकेड। अगर पहले डिकेड में देखें, 2010 के दशक में देखें, तो इसकी स्पीड पिघलने की ग्लेशियर की लगभग 65% ज़्यादा हो गई है पुराने दशकों से। जैसे हम अगर जाएं 2000 के टाइम में या फिर 1900 के टाइम में जाएं, 1990 के टाइम में जाएं, ठीक है, तब से लेकर के अब जो स्पीड हो गई ना पिघलने की, वो 65% ज़्यादा हो गई है, या फिर इनका रेट है पिघलने का वो 65% ज़्यादा हो गया। 65% तो बहुत हो जाए, नहीं 50% से भी ज़्यादा। क्लियर, तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या होने वाली, बहुत जल्दी ग्लेशियर गायब हो जाएंगे, इसीलिए इन्होंने अपने एक एग्जाम्पल दिया। एट द करंट रेट ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अगर हम जो रेट देखें अभी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होने का, विच इज़ एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जा सकती है, टू सी द टेम्परेचर इंक्रीज बाई 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, कि इस शताब्दी तक या इस शताब्दी के अंत तक जो टेम्परेचर है ना वो 2.5 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ये अनुमान है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। द वॉल्यूम ऑफ द ग्लेशियर इज फॉरकास्ट डिक्लाइन एनीवेयर फ्रॉम 55 to 75%, कि जो वॉल्यूम ग्लेशियर का वॉल्यूम है ना, उसमें जो भविष्यवाणी की थी कि डिक्लाइन होने का कहीं भी 50 से 75% की जो भविष्यवाणी है ना वो सही बात है, यानी कि 55 से 75% के वॉल्यूम या ग्लेशियर पिघल जाएंगे, 20-25% रह जाएंगे ग्लेशियर। दिस मीन्स शार्प डिस्ट्रक्शन इन फ्रेश वाटर सप्लाई इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ 2050। इससे होगा क्या, स्पष्ट है, शार्प रिडक्शन आ जाएगा, रिडक्शन मतलब कमी, फ्रेश वाटर में कमी आ जाएगी क्योंकि हम सप्लाई जो करते हैं उधर पानी, उसमें कमी आ जाएगी। इमीडिएट विसिनिटी मतलब जितने आस पड़ोस का पानी है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, बाय 2050 यानी 2050 तक पानी भी ख़राब हो जाएगा, जिस हिसाब से ग्लेशियर पिघल रहे हैं उस हिसाब से पीने वाला पानी भी नहीं रहेगा। फिर क्या है, समुद्र का पानी फिल्टर करते रहेंगे, यही होने वाला है। आगे देखिए, द सेंसिटिविटी ऑफ द ग्लेशियर सिस्टम्स टू वार्निंग अंडरलाइन द नीड फॉर देयर केयरफुल मॉनिटरिंग, की जो सेंसिटिविटी है ना, गंभीरता ग्लेशियर सिस्टम की, टू वार्मिंग, ठीक है, वार्मिंग अंडरलाइंस कि जिस हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर उनका, नीड फॉर देयर केयरफुल मॉनिटरिंग, हमें ज़रूरत है एक केयरफुल मॉनिटरिंग करने की, ध्यान देने की, ताकि उनका जो टेम्परेचर बढ़ ना पाए, ठीक है, टेम्परेचर को रोकना है, इस हिसाब से मॉनिटर करें कि टेम्परेचर को, ग्लेशियर के टेम्परेचर को रोक दें ताकि वो पिघले नहीं। डेस्पाइट अवेयरनेस, बावजूद, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, अवेयरनेस का मतलब जानकारी, ऑफ द रिस्क पोज्ड बाय हिमालय ग्लेशियर,
कि हिमालय ने जिस हिसाब से रिस्क पोज किया उसकी जानकारी होने के बावजूद भी देयर इज़ नो अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द लाइकलीहुड ऑफ GLOF इवेंट्स, कि देयर इज़ नो वार्निंग सिस्टम, कोई भी वार्निंग सिस्टम नहीं है फॉर लाइकलीहुड, ठीक है, लाइकलीहुड आजीविका के लिए ऑफ ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड इवेंट के प्रति जो होने वाला है ना, या इन जो तबाही लेके आते हैं, हालांकि 2013 में आई थी, इस साल भी आई थी, तो इससे कोई भी हम अभी वार्निंग नहीं ले रहे हैं। अगर वार्निंग ली होती तो शायद ज़्यादा मॉनिटरिंग करते इन चीज़ों पर हम। मच लाइक वार्निंग बिफोर साइक्लोन, ठीक है, मच लाइक वार्निंग बिफोर साइक्लोन फ्लड एंड अर्थक्वेक, अथॉरिटीज मस्ट एलिवेट थ्रेट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ग्लेशियर टू द सेम कैटेगरी ऑफ द रिस्क। जैसे कि मच लाइक उसी तरह वार्निंग कैसी, जैसे साइक्लोन से पहले दी जाती है, फ्लड से पहले दी जाती है, अर्थक्वेक से पहले दी जाती है, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं मस्ट एलिवेट मतलब उठाएं या बढ़ाएं खतरा या धमकी, जिसको समझ में आए लोगों को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कम करने के लिए, ग्लेशियर टू द सेम कैटेगरी एज ऑफ रिस्क, कि ग्लेशियर जिस हिसाब से कम हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, उसी हिसाब से ये भी एक खतरा है, जैसे कि साइक्लोन का होता है, फ्लड का होता है, अर्थक्वेक का होता है। तो इसको भी ना साइक्लोन वाले खतरे में डालें, गंभीरता से लें, मॉनिटरिंग करें। लास्ट देखिए, करस्पॉन्डिंगली देयर इज़ नीड टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट, मैप रीजन ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड कमीशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, कि इसके अनुरूप, इसके स्वरूप, करस्पॉन्डिंगली मतलब जैसे जैसे बताया गया है इसके स्वरूप ही, करस्पॉन्डिंगली का मतलब समझ में आ गया। देयर इज़ नीड, ज़रूरत है, टू मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट, कि नहीं कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक असेसमेंट करने की ज़रूरत है इस वाले रिस्क की, ग्लेशियर के। मैप रीजन्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, की वहाँ पे कितनी कैसी कैसी वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि वेधन क्षमता एक तरीके से, यानी कि जिसको हम प्रोन टू डिके बोल सकते हैं, कि जो रीजन है जहाँ पर ग्लेशियर का वो डिके होता जा रहा है, ग्लेशियर मतलब कम होता जा रहा है। कमीशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए केयर करने का, ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसीलिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, ताकि हम इनको कंट्रोल कर सकें और जो टेम्परेचर उसे हम मेंटेन कर सकें। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और ये पूरी की पूरी PDF है, आप इसे लें, ठीक है। इसे आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ना तो टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्रैक्टिस करें घर पे भी, याद करते जाएं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कैसा लगा एडिटोरियल मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।